नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की परिचर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ लाइनें याद आ रही हैं। बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। गालिब की ये पंक्तियां पाकिस्तान पर आज के वक्त में पूरी मौजूद हैं। पाकिस्तान में हर कोई इस वक्त मोदी की बातचीत कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी और पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग उनको लीडर के तौर पर चाहते हैं। ये एकदम उलटबासी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, अखबार हैं, उन सब पर अगर एक नज़र डालेंगे तो आपको यही बातचीत दिखाई देगी। आज अपनी इस परिचर्चा में पाकिस्तान से शुरू ज़रूर कर रहा हूं, लेकिन हम लोग आज के हिंदुस्तान के हालात और एक छोटा सा इतिहास का टुकड़ा भी डालेंगे, लेकिन शुरुआत पाकिस्तान के उसी हिस्से से कर रहा हूं। तो आप अगर इन तमाम मीडिया के साधनों पर जाते हैं तो इस वक्त आपको पाकिस्तान में या तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से ये एक स्टेज शो किया है ताकि पाकिस्तान से सिंधु को छीन लिया जाए, इंडस रिवर को छीन लिया जाए और उनको पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। ये कहानी कल तक चल रही थी। लेकिन अब जब ये हालत हो गई है कि हर कोई अलग अलग कुछ न कुछ बोल रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तानियों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है, चाहे वो किसी भी हिस्से का आदमी हो, कि आखिर कश्मीर के इस पहलगाम की घटना के बाद हिंदुस्तान के रिएक्शन को समझा कैसे जाए। कई बार आपने देखा होगा, राम से ब्रदर्स की फिल्में देखी होंगे आप में से कुछ लोगों ने, कि बहुत देर तक एक कमरा है, उसके अंदर कोई बैठा है और वो इंतजार कर रहा है कोई आएगा, कहाँ से आएगा, कौन आएगा, क्या है, उसको कुछ नहीं पता। अचानक एक दरवाज़ा खुलता है तो भी वो डर जाता है और आप दर्शक भी डर जाते हैं। पाकिस्तान की हालत उस कमरे के अंदर बैठे हुए उसी आदमी की तरह है। उसकी लीडरशिप इस समय उसी तरह डर रही है कि अचानक कहाँ से कोई आएगा। कौन आएगा? मोदी की फौज आएगी, यानी हिंदुस्तान की फौज उनको मोदी की फौज लग रही है। अगर हम उनके मीडिया पर गौर करें तो लगता है जैसे वो खुद ही जाकर हिंदुस्तान पर हमला बोल दें। अपने नेताओं को कायर बता रहे हैं तो कभी कुछ और बता रहे हैं। उनके नेता कभी जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं तो कभी हिंदुस्तान को परमाणु बम के धमके से डरा रहे हैं और कभी ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का आलमी बिरादरी उनका साथ देगी और हिंदुस्तान को अकेला छोड़ देगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल पाकिस्तान में है इस वक्त। हालांकि हम लोग गमज़दा हैं अपने पहलगाम में मारे गए लोगों से, लेकिन हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोगों को ये पहली बार ऐसा एक सुकून सा दिख रहा है कि पाकिस्तान जो अब तक अपने आप को एटम बमों के सहारे इनविंसिबल मानता था, या ये मानता था कि भारत की हिम्मत ही नहीं होगी, वो भले ही कितने भी आतंकवादी भेजता रहे। आज मैं अगर इस जुनू में बक रही अलग अलग बातचीत पर बात करूं तो शुरुआत करता हूं पाकिस्तान के रेल मंत्री से। आप सोचिए पाकिस्तान में रेल मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, क्या है, उन सबको एक दूसरे से क्या राब्ता है ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने बड़ा एक बहुत ही दिलचस्प बयान दिया। अभी तक लोग ये पूरा ध्यान रखते थे, हम लोगों ने अभी तक जो देखा, आपने पिछले 2-3 दिन तक दुनिया के अलग अलग डिफेंस सोर्सेज से जो मैगजीन्स है उनसे देखा होगा कि पाकिस्तान में कितने एटॉमिक बम हैं। इस पर अलग अलग डाटा थे। कोई 172 बता रहा है, कोई 176 बता रहा है, कोई 160 बता रहा है। लेकिन पाकिस्तान का रेल मंत्री खुद ही सच बोलने में लगा हुआ है और पाकिस्तान आजकल खुद ही बोल रहा है। जैसे स्काई न्यूज़ के साथ बात करते हुए, स्काई की रिपोर्टर के साथ बात करते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान 30 साल से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का और दूसरे देशों में भेजने का गंदा काम कर रहा है। बस अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए कर रहा था, यानी वो गंदा काम कर रहा था, ये खुद कह दिया। हिंदुस्तान से सबूत मांग रहे हैं, खुद वहां का डिफेंस मिनिस्टर बता रहा है। तो आप सोचिए कि वहां के पत्रकारों के माथे पर टीन के चश्मे हैं।
जिनको कुछ नहीं दिख रहा। कई बार तो लगता है कि ये जो नशा है जो पाकिस्तान के इस समय लोगों का है वो दुनिया के किसी भी नशे से अलग है, क्योंकि वो इतिहास उनकी किसी भी चीज की गवाही नहीं देता, लेकिन वो है कि उसको इतिहास बनाए बैठे हैं। जैसे कि मैंने कल आपको डिटेल से बताया था पाकिस्तान की क्या हालत है पाकिस्तान की सेना की, और वो पूरे देश को किस तरह गफलत में रखती है और उसके साथ किस तरह वहां का मीडिया शुमार होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि 16 दिसंबर 1971 की दोपहर तक पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, तमाम जगह पाकिस्तानियों को यह यकीन था कि पाकिस्तान ने भारत की फौजों को हरा दिया है। बस कुछ ही समय बाद लाल किला और आगरे का ताजमहल उनका होने जा रहा है। वो बिना वीजे के और पासपोर्ट के पहुंच जाएंगे। हालांकि कुछ ही देर बाद पता चला कि भारतीय फौज ढाका में पहुंच गई। ये कल मैंने आपको डिटेल से बताया था। उसी तरह से आज की डेट में मैं दो पत्रकारों का नाम लूंगा जिनको हिंदुस्तान में अमूमन पहचाना जाना जाता है। एक है हसन निसार, जो अपने अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान के टीवी चैनलों में बहुत छाए रहते हैं, जिनको इस बात का पाकिस्तानियों को उन्होंने बहुत गरियाया कि ये गलीज, गंदे और जो पाकिस्तानी हैं, मैं इनसे अलग हूँ। अभी तो आसिफ मुनीर ने जो अपना बयान फिर दोबारा दोहराया, वही वाला बयान उन्होंने कैडेट स्कूल में शनिवार की शाम कहा है, जो उन्होंने प्रवासी पाकिस्तानियों के सामने 16 अप्रैल को कहा था। वही कि हिंदू अलहदा कौम है, हमारे किसी भी तरह के रिवाज में, हमारे किसी सपने में, हमारे विकास में, थॉट में हिंदुओं का कोई रिश्ता नहीं है। दोनों अलग कौम है। कल्चर हो चाहे उनकी अपब्रिंगिंग हो, उस सब पर उन्होंने दोबारा से उस जहर को उसी साथ में उगला, जिससे ये लगता है कि ये कोई अनायास कही हुई बात नहीं थी जो उन्होंने 16 अप्रैल को की। ये पाकिस्तान के अंदर की राजनीति को एड्रेस करने का आसिफ मुनीर का एक प्रयास था, जो मैं कल बता चुका। एक्सटेंशन के लिए, या जिस तरह से बलूचिस्तान में बलूचों ने इस समय पाकिस्तान को बुरी तरह से हैरान परेशान कर दिया और पाकिस्तानी सेना हर तरफ से गालियां खा रही थी अपने देश में। इमरान खान जिसको ये कहा गया कि वो रियासत मदीना बना रहा है, वो पहली बार एक ऐसा नायक बना। हालांकि पाकिस्तान की सेना, बहुत सारे लोगों को ये मुझे लगता है वो यूट्यूबर से भी सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी इंटैक्ट रही है और वहाँ बड़ी इज़्ज़त। ऐसा नहीं है। जब 71 का वॉर हारी थी तो पाकिस्तानियों के सेना जनरल जो है सड़कों पे दिखाई देने बंद हो गए थे। सेना ने अपने साइन बोर्ड सब हटा लिए थे। उससे पहले 65 के बाद भी यही हुआ था, और इसी तरह से कवालियों के हार के बाद हुआ था। तो पाकिस्तान ऐसा फ़ौज के साथ वहाँ के लोगों का रिश्ता कभी बदलता रहता है, कभी जीत की खुशी में, लेकिन वो फिर बार बार उसी उम्मीद में आते हैं कि शायद इस बार जीत मिल जाए। उस हारे हुए जुआरी की तरह जो अपने घर के आभूषणों के साथ साथ अपने पैंट, बनियान, कच्छा सब कुछ दांव पर लगा देता है कि इस बार मैं जीतूंगा। तो पाकिस्तान उसी जुआरी की तरह है जो हिंदुस्तान से हर बार हमला करके जीतने की कोशिश करता है और हार कर घर चला जाता है। तो मैं जो बात कर रहा था कि हसन निसार साहब जो ये कहते हैं कि उनका डीएनए अरब के लोगों से मिलता है, वो पाकिस्तानियों से नहीं मिलता, गलीज पाकिस्तानियों से नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हिंदुस्तान ने वो जो उन्होंने स्टेज ड्रामा किया, यानी पहलगाम के हमले को, जो पूरा पाकिस्तान का मीडिया और नेता और वहाँ की जनता, ये बड़ी हैरानी की बात है कि कोई इतना ज़्यादा गाफिल कैसे हो सकता है सच से। वो ये मानते हैं कि ये स्टेज ड्रामा है, ये फ्लैग अटैक है जो खुद उनके लोगों ने कराया है। चूँकि भारत में हालात ठीक नहीं हैं और चुनाव जीतने के लिए, चूँकि इस तरह की बातें हिंदुस्तान के बहुत सारे पत्रकार, खास तौर से दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों को ये बहुत शौक है कि वो अपनी भविष्यवाणियाँ जब उनकी चुनावी गलत हो जाती हैं तो उसको हार का ठीकरा वो फोड़ना चाहते हैं। तो उन सब का इस्तेमाल पाकिस्तान हमेशा से करता रहा है अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने में, क्योंकि दुनिया तो बनती नहीं है। तो अब पाकिस्तान के लोगों ने कहा, ये खास तौर से हसन निसार साहब ने कहा कि भारत ने जो ये स्टेज ड्रामा किया है, मोदी ने, खास तौर से मोदी, क्योंकि वो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं इस वक्त, उन्होंने कहा मोदी ने ये ड्रामा इसलिए किया है ताकि, हालांकि जो भी वो इंडस वाटर छीनना चाहते थे, लेकिन इसके चलते पाकिस्तान की जो डिफरेंट वॉइसेस थी वो एक हो गई हैं। यानी जो बलूचिस्तान में बलूच
पाकिस्तानी सेना को रोज़ मार रहे हैं, उनके रोज़ जनरल्स, और वहाँ नाम के लिए पाकिस्तान अभी बच रहा है क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौजें वहाँ कभी भी अपने प्लेन से बम गिराती हैं, अपने लोगों पर बम गिराती हैं। इसके बाद आप अगर सिंध में देखेंगे, सिंध अपनी नहरों को लेकर अभी जंगजू था, युद्ध में था, और वो चूँकि ऐसी लड़ाई के सब खुद भुट्टो ने जाकर जब मुलाकात की शहबाज शरीफ थे तो उन लोगों ने पूरे देश में ये कहा कि कोई भी नहर, वो प्रोविंस बोलते हैं, वो उनकी बिना मर्जी के नहीं होगी जब तक कि सब लोग उस पर मुत्तहिदा नहीं होंगे, इत्तफाक नहीं रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे खैबर पख्तूनवा में तो पाकिस्तानी सेना इधर से उधर भागते क्योंकि कभी कुछ इलाके वहाँ बहुत सालों से आतंकियों के ही गढ़ हैं और उन्हीं की मर्जी से वहाँ का शासन चलता है। रहा सहा पंजाब, जिसके लोग बाकी पूरे पाकिस्तान को दबा कर रखते हैं, और उसी पंजाब के लोगों ने 1971 कराया था, यानी ढाका को अलग, बांग्लादेश को एक अलग देश बना दिया था। तो वो जो तमाम लोग हैं, हसन निसार साहब के मुताबिक, वो जो है प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की बधाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे 5-6 करते रहें ताकि पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए। वो शायद ये भूल जाते हैं कि अब इसके बाद बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान अगर एक वॉर को हो जाती है, अगर एक वॉर हो जाती है तो पाकिस्तान अब पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाक कहीं होगा, इस कहीं होगा, और अस्तान कहीं होगा, तो वो पाकिस्तान नहीं बचेगा। उसी तरह से अगर उन्होंने फिर कहा कि चूँकि जो एंकर उनका इंटरव्यू ले रही थी वो समा टीवी पर थे, तो उस एंकर ने कहा कि ये देखिए कि इस तरह से वहाँ जो हिंदुस्तान से बाहर भेजा जा रहा है, 2 जो बच्चे हैं जिन्हें दिल की बीमारी है, वो उनके माँ बाप 1 करोड़ रुपया भी लगा चुके हैं, उनको भी कहा जा रहा है अब जाइए। तो खुद निसार ने कहा कि उनको शायद मालूम नहीं होगा, मुझे यकीन है प्रधानमंत्री मोदी को ये बात पता नहीं होगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये बात बता दूँ या कुछ और लोग उनको बताएं ताकि वो इस तरह का जुल्म ना करें। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा वो नहीं करेंगे। और ये करके फिर प्रधानमंत्री मोदी 15 मिनट के उस इंटरव्यू में कम से कम 20 बार प्रधानमंत्री मोदी को हसन निसार बोलता है। इसके बाद एक दूसरा यूट्यूबर्स है जिसको आप बहुत सब लोग जानते हैं, ख़ासतौर से जिनको ज़रा सा भी पाकिस्तान में दिलचस्पी है, कमर चीमा। कमर चीमा अक्सर हिंदुस्तानी टीवी पर भी नज़र आते हैं। वो अपने नेताओं को बार बार गरिया रहे हैं, इस बात के लिए नाराज़ हो रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री मोदी की तरह नहीं है। उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह की लीडरशिप की ज़रूरत इस समय देश को है। यानी जिस प्रधानमंत्री मोदी से वो डर रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री मोदी को वो अपने देश का दुश्मन बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको ऐसी लीडरशिप चाहिए। उनके लगातार हर 2-3 घंटे बाद आजकल वो वीडियो बना रहे हैं, अपने वीडियोस में लगातार पाकिस्तान के नेताओं को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो जाएं और हिंदुस्तान से लड़ बैठे, भले उनकी पिटाई हो, इतने तक कुछ नहीं होगा, उसमें उनका वीडियो बढ़ जाएगा, उनको ये लगता है। अगर हम देखें किस तरह से जो कमर चीमा है वो अपने हर वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, और मोदी जैसी लीडरशिप पाकिस्तान को चाहिए। इसके अलावा आपको अलग अलग यूट्यूबर्स दिखाई दे रहे हैं, उनकी वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिनमें सब में वो सिर्फ मोदी गा रहे हैं। उनको लगता है, वहाँ के लोगों का कहना है कि मोदी ने हमारा पानी रोक दिया। वो हिंदुस्तान शब्द से ज़्यादा मोदी को याद कर रहे हैं, और इतना तो मोदी को वो मीडिया भी याद नहीं कर पा रहा है जिसको लोग यहाँ के गोदी मीडिया कहने लगते हैं, मतलब ख़ास तौर से कुछ लोगों ने। लेकिन ठीक है, जर्नलिज्म में टर्म चलती हैं, तो वो लोग भी इतनी बार नहीं कह रहे, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि अलग अलग लीडरशिप क्या क्या कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने एक मन की बात में कहा किस तरह से, और इसी तरह से उन्होंने जो बिहार में रैली की थी उसमें अपने इरादे साफ किए थे। इससे ज़्यादा लोग उनको नहीं देख रहे। उसमें जो CCS की मीटिंग थी उस वक्त देखा था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को तो वो सपने में भी नज़र आ रहे हैं इस वक्त, वो दिखाई दे रहा है, यानी उनको हिंदुस्तान से ज़्यादा मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो ये वहाँ के तमाम लोगों का, और उनका खौफ, मैंने आपको बताया जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने, ख्वाजा ने क्या क्या बोल दिया है कि हम लोगों ने क्या किया। अब एक जो सबसे नया है वो ये है कि पाकिस्तान का एक रेल मंत्री है, उसका नाम है हनीफ अब्बासी। अब उसने क्या कहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसने जो पोल खोली है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने कहा है कि हमने गोरी, शाहीन और जो गजनवी है वो चौक में सजाने के लिए नहीं रखी, हम जो है उनको वो हमने भारत के लिए बनाई है।
यानी जो सीधे तौर पर एक तो देश का एजेंडा आपने बता दिया, वही जो नफरत आसिफ मुनीर बता रहे हैं, और वो पाकिस्तान के पहले सेना अध्यक्ष से लेकर आज तक है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है उनको, उनका शत्रु बोध बिल्कुल साफ है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो 130 एटम बम है, यानी उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के पास जो आप अपने आप से अंदाज लगा रहे वो नहीं। एज ए रेल मंत्री केंद्रीय उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास जो ये 130 एटम बम है ये भारत के लिए हैं, उनको लगता है ये भारत के खिलाफ लड़ाई में आएंगे इस्तेमाल। और उन्होंने कहा कि एक और वर्ड कहा कि जो मक्कार बनी है, जो भारत की फ़ौज को अक्सर पाकिस्तान की फ़ौजों में यही लिखा जाता है, मैंने आपको बताया भी था, गैरिसन स्टेट से लेके जो भी आप पाकिस्तान की किताब पढ़ेंगे, पाकिस्तान के जनरल पहले दिन से हिंदुस्तानियों को मक्कार बनिए, हिंदुओं को हिंदू बनिए, और हिंदुस्तानियों की फ़ौज को बनियों मक्कार बनियों की फ़ौज बोलते हैं, या हिंदू बनियों की फ़ौज वो बोलते रहे। तो वो उन्होंने आज बोला, जो मैं आपसे कह रहा था कि वो आप उन मंत्री के मुंह से सुन सकते हैं। अब ये जो घबराहट है, ये जो घबराहट है, इसको आप अगर सुन रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रेशर में वहाँ चल रही है। उनको ये लगता है कि आखिर कब हमला होने जा रहा है, हमला कहाँ होगा, हमला किस वक्त होगा, कितना बड़ा होगा, क्योंकि ये तो सब मान चुके हैं कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नहीं होने जा रहा है। इस बार भारत जो करने जा रहा है वो अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, और चूंकि कन्वेंशनल युद्ध की पाकिस्तान बहुत सपने में भी नहीं सोच सकता। उस लड़ाई के बारे में एक अनुमान है कि पाकिस्तान को लगभग 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपया रोज खर्चना होगा, जो उसकी मौजूदा माली हालत नहीं बताती है। तो लिहाजा वो सिर्फ जो छाती पीटना होता है, बंदर भभकी करना होता है, बंदर घुड़की जिसको कहा जाता है, वो लगातार दे रहा, चाहे वो एटम बम हो या कोयले का बम हो या पानी का बम हो या बिलावल भुट्टो का जो भारत की तरफ से जो है खून, भारत की का खून बहाने की बात हो, वो सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि भारत से ज़्यादा इस समय पाकिस्तान में मोदी गूंज रहे हैं, उनका ज़्यादा शब्द गूंज रहे हैं। तो अब एक दो चीज़ें तो साफ़ हो गई कि पाकिस्तान के पास 130 परमाणु बम है, वो उन्होंने बता दिया। ये भी साफ़ हो गया कि वो सालों दर साल तक आतंक की निर्यात करता रहा, ये उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बताया। उनके पत्रकार बता रहे हैं कि उनके नेताओं का मनोबल गिरा हुआ है, उनकी फ़ौज के अफसर अपने परिवारों को बाहर भेज रहे हैं। तो ये वो डर है, ये वो खौफ है जो इंतज़ार में ही मरे जा रहे हैं कि कब क्या होगा। तो ये तो हम आपको आज के पाकिस्तान की कहानी बता रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की एक और यूट्यूब पर है राठौड़, नेहा राठौड़ शायद, उसकी बड़ी चर्चा है, क्योंकि वो अपने ट्वीट से मोदी विरोध में जो कहती हैं, कई बार वो भारत के खिलाफ जाता, भारत के विरोध में जाता है, लेकिन वो अपनी सफाई में अपने पता नहीं किस रिश्तेदार, कितने भाइयों को फौज में बता रही हैं। और तो ये हो जाने के मतलब कोई सर्टिफिकेट मिलना नहीं होता। ऐसा आपको याद होगा, एक पहले कोई एक लड़की ने भी ये कहा था, जिसके पिता शहीद हुए थे हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी, और उसने उस पर कहा था तो कोई जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि आप किसी के बेटे हैं तो आपके हिंदुस्तान के, आपके पिता ने अगर हिंदुस्तान के लिए जान दी तो आप हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करेंगे तो लोग ये मान लें कि नहीं, ये आप देशभक्ति के आवेग में कह रहे हैं। तो वो नहीं है, ये अलग बात है। और ख़ास तौर से अगर हम लोग इस समय बात करें तो आपको सुब्रमण्यम मणिशंकर अय्यर जैसे लोग मिलेंगे, जिसका बयान साफ है, जिसने कहा है कि ये जो हमला है ये भारत पाक विभाजन के रुके हुए मसले हैं। यानी आप इसको समझ सकते हैं कि जो भारत पाकिस्तान के विभाजन में नेहरू, गांधी जो लोग शामिल थे, उन लोगों ने ये पहलगाम के हमले की बुनियाद रखी है। उनका कम से कम ये एक मतलब निकाला जा सकता है। इसके अलावा सिद्धारमैया जैसे मुख्यमंत्री हैं, जिनके राज्य के पर्यटक को, वैसे तो किसी भी राज्य का कोई नहीं था, वो तमाम लोग जो मारे गए वो 28 के 28 हिंदुस्तानी थे, भारत के लोग थे। लेकिन सिद्धारमैया जैसे लोगों को ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए जब वो ये कहते हैं कि नहीं, भारत को पाकिस्तान से लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उनको मालूम है कि वो अपनी जिस वोटर को एड्रेस करना चाहते हैं उसको शायद ये बात अच्छी लगेगी। ये आपने देखा भी होगा किस तरह से पाकिस्तान के झंडे को, अभी इजराइल के झंडे को यहाँ मेरठ के एक हिस्से में, वेस्टर्न यूपी में अक्सर ये ज़्यादा हो रहा है आजकल, कि उसको नीचे पैरों पे सड़क पे लगाया गया, वो लगाया गया,
इसके अलावा कुछ लोगों ने, अगर हिंदुस्तान के लोगों ने वहाँ पाकिस्तानी झंडे को नीचे रखने की कोशिश की तो झगड़े किए, ये तमाम चीज़ें आपको इस समय मिलेंगी। तो ये हालांकि रेवंत रेड्डी ने साफ कहा कि दुर्गा की तरह आप हमला कीजिए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कीजिए, लेकिन अलग अलग बातें वहाँ हो रही हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के डर से। हिंदुस्तान में अलग अलग वॉइस है, तो यहाँ की किसी भी उस पर आज़ादी की बात की जाती है तो उनको आज़ादी है, कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन इस समय जनता का मूड ये नहीं है। दूसरा, आज सबसे बड़ी चीज़ जो हिंदुस्तान ने पहले कभी सोची नहीं थी, दरअसल कश्मीर की समस्या हो या भारत के किसी भी हिस्से की, वो भारतीय लीडरशिप की बहुत सारे ढील ढाले रवैये से भी पैदा हुई है, जिसको अलग लोग सामंजस्य की नीति, समन्वय की नीति या कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया में एक बात तो साफ है कि बिना किसी शक्ति के कोई केंद्र बन नहीं सकते हैं, ना तो आपके राज्य स्थापित होते हैं, ना राज्य रह पाते हैं, क्योंकि कोई भी राज्य बिना किसी शक्ति के अपने रीट को लागू नहीं कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में चाहे वो 26/11 हुआ हो, चाहे 26/11 के बाद जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने कोई इनएक्टिव होने की जो पूरा एकदम पूरा का पूरा जो रवैया है, वो पूरी तरह से कम देश के हित में तो नहीं दिखता है। जिस तरह से जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के मंत्री और दिग्विजय सिंह ने इसको आरएसएस की साजिश बताया था, कोई और देश होता तो शायद उन पर कुछ ज़्यादा बड़ी कार्रवाई होती, और जिस चीन को बार बार बोलते हैं वहाँ होते तो वो नहीं होते, ये उस घटना के बाद होता। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में इस तरह की गुंजाइश है सबके लिए, और ये रहनी भी चाहिए हमको लगता है, लेकिन उनको खुद ये सोचना चाहिए कि आखिर इसके अर्थ क्या है। आखिरकार उनके भाई खुद, अब लक्ष्मण सिंह, वो हालांकि पहले भी इस तरह की चीज़ें कह चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, वाड्रा और ये सब लोग जो हैं पाकिस्तान की परस में है। तो जो अब एक सरकार ने की है वो है फैसलाकुन कार्रवाइयाँ करना। कश्मीर में 10 आतंकी के घर उड़ा दिए गए हैं, आईईडी से ब्लास्ट करके उड़ा दिए गए हैं, और ये इस देश में पहली बार ख़ास तौर से कश्मीर में ये सुरक्षा एजेंसियां कर पा रही हैं इतने उससे, ताकि चूँकि होता क्या है कि जो आतंकी है उसके परिवार वाले उसकी वजह से समाज में रसूख बना रहे हैं, अपने आसपास के इलाकों में वो खुश रहते हैं और उनको सरकारी नौकरियां मिलती हैं इसी के दम पर। और ये इस सरकार ने किया कि उनको बर्खास्त किया, उनके किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के ब्रदर, वो सब सीमा पार गए हैं, पार से हथियारों की ट्रेनिंग लेने गए हैं, ये हर आदमी को मालूम होता है, और उससे उनका इलाके में रुआब बढ़ता है। लेकिन जब बम से घर उड़ाए गए तो कहा जाता है लोगों के घरों में दरारें आई, लेकिन दरारें आई या नहीं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि तिरंगे के खिलाफ, तिरंगे की बेहुरमती करना या तिरंगे के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का एक मतलब ये भी है कि जो परिवार उनकी उस इमेज का फ़ायदा उठा रहा था, जो परिवार उनके उस आतंकी जो कृत्य की वजह से समाज में प्रतिष्ठा पाने की कोशिश कर रहा था, वो प्रतिष्ठा नहीं, उनका संपूर्ण ताकत भी धूसरित हो सकती है। तो एक बड़ा कदम, मुझे नहीं लगता कि इस पे जो है इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी शायद कोई दिक्कतें हों, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन वो देखेंगे, क्योंकि कोई ना कोई आ सकता है। 370 पर भी बहस हुई तो वो तो खैर हिंदुस्तानी हर आदमी को ये हक हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और अपनी बात कहे, और गैर कानूनी अगर है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई टिप्पणी करता है। लेकिन आज के वक्त में मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी शख्स इस छूट का वो हो। 14 आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी गई, तो ये एक बड़ी फैसलाकुन कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और ये कार्रवाइयाँ जो घर उड़ाने की हैं वो त्राल, बिजबेहड़ा जो उन इलाकों में है जहां कभी हिंदुस्तान की मौजूदगी तक मिटा दी गई थी। दीवारों पर लिख दिया गया था हिंदुस्तान गो बैक, इंडियन डॉग्स गो बैक, और उस तरह की चीज़ें वहां दिखती थी। वहां आज इस पूरी कार्रवाई से, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से हिंदुस्तान सरकार ने आतंकियों का जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसको ख़त्म किया, उसी के बाद से बहुत सारी चीज़ें कम हुई। और हालात तो ये हैं कि अब 120 के करीब जो आतंकी घाटी में 80 से 120 जो कहा जाता है, अलग अलग आदमी अलग अलग दे रहा है, लेकिन हम सरकार की उन पर जाएँ तो 80 के करीब है, जिसमें से मुश्किल से 12 से 18
और कुछ लोग 18, 19 से 20 जो लोकल आतंकी हैं, यानी जो स्थानीय भर्ती से आए हैं। बाकी सब पाकिस्तान से आए हुए हैं जो डिफरेंट समय पर इन्फिल्ट्रेट किए हैं। और खैर इस पर तो इन्फिल्ट्रेशन पर सीधे सरकार की जिम्मेदारी आई भी उसके पास, इंटरनेशनल बॉर्डर पर उसको रहना है, LAC पर वो रहना है, तो उन पर सवाल उठते हैं। लेकिन ये साफ तौर पर है कि कश्मीर में जिस आतंक के लिए लोग दीवाने हो रहे थे, जो युवा पीढ़ी थी वो निकल के बाहर आ रही थी, वो नहीं है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को इस इतनी बड़ी कार्रवाई को रावलपिंडी से बात करके करना पड़ा। आसिफ मुनीर का वो बयान सिर्फ खाली बयान नहीं था, वो एक तरह का इंडिकेशन था कि आपको ये करना है। और पाकिस्तान के लिए, चूंकि पाकिस्तान आपको पैसा देता है और आप पाकिस्तानी नागरिक हैं, तो आपको पाकिस्तान के लिए फ़र्ज अदा करना है कि जिस समय पाकिस्तान टूट रहा हो उस समय पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान के नाम पर, चूंकि वो देश ही बना है हिंदुस्तान से घृणा पर, तो इसीलिए उसी के नाम पर वो इकट्ठा हो सकते हैं। तो 10 आतंकियों का घर दिया गया, उनको उड़ा दिया गया, उनके घरों को। आज भारत के रक्षा मंत्री CDS से मिले, अनिल चौहान से, और वो लंबी बातचीत हुई। और मुझे लगता है ये तय हुआ कि किस तरह के अभी क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। कल आपने देखा सेनाध्यक्ष कश्मीर में थे, अलग अलग अपने कमांडरों से बात की और वो भी सब उन्होंने जायजा लिया। इधर अब चूँकि कश्मीर उसने खुद ही 1972 का समझौता रद्द कर दिया है, शिमला समझौता, तो इसीलिए और उसके बाद उसने जो अपने उसमें से बंकर से गोली चलाने की कोशिशें की, गोला बारूद छोड़ा जो LOC पर था, तो उसका जवाब हिंदुस्तान की फ़ौज ने जिस अंदाज में दिया है, वो पाकिस्तान में जाती हुई लाशों के वो बता रहे हैं, जो उनके अगर आप जनाजे देखेंगे वो ये बता रहे हैं किस तरह से पूरे उसको, जो एक हिंदी फिल्मों में अक्सर बोला जाता है, धुआं धुआं कर दिया LOC पर पाकिस्तान की बंकर्स का। अगर हम इसको देखते हैं तो कई सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन एक चीज़, चूँकि हमने ये कहा कि भारत ने जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा है कि वो झेलम के पानी को अचानक छोड़ा, चूँकि जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये शामिल होता है कि वो आपको पानी कितना है, कब छोड़ा उसको ज़रूरत है, कितनी मात्रा में ज़रूरत है, ये सब डाटा शेयर करते हैं। और ये भारत पर ऑब्लिगेशन था कि वो डाटा पाकिस्तान को शेयर करे। लेकिन जब भारत ने इसको रोक दिया तो इसका मतलब है कि वो डाटा भी शेयर नहीं कर रहा, और वो जब आप कहना चाहते हैं तब पानी नहीं छोड़ेगा, जब आपको ज़रूरत नहीं है उस वक्त वो गेट खोल सकता है, यानी आपके फ्लड को आपको जा सकता है। जो अब कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो इस तरह से जो बाढ़ है, जो 8 से 10 फीट पानी जो वहाँ पहुँचा है, वो भारत की उससे है, और जब ज़रूरत होगी तब हटा देगा। तो ये 2016 का वो बयान जो प्रधानमंत्री मोदी का, उस वक्त शायद पाकिस्तानियों ने उसको गौर से नहीं लिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। उस समय से की जा रही ये तैयारी है और इसका अब ज़मीन पर ये आती हुई दिख रही है। तो ये एक और वो है। इसके अलावा पाकिस्तान के लोग अलग अलग जगह पर बातचीत करें, हिंदुस्तान की सरकार के और हिंदुस्तानी विदेश मंत्री तो दुनिया के तमाम देशों से मिल रहे। पाकिस्तान की एक और दिक्कत है कि उसकी जो लीडरशिप है वो एक इस्लामिक खोल से बाहर नहीं आ पाती है। अभी भी जितने लोगों से पाकिस्तान से बात की है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जितने विदेश मंत्रियों से बात की है, वो मुस्लिम राष्ट्रों के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने पश्चिम के राष्ट्रों से कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की, और जो भी मदद और जो भी चीज़ वो कहना चाह रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों के साथ कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये कमअक्ली शायद दिखाई देती है कि जिस हेड्स ऑफ इस्लामिक मुल्क का जो एक कहा जाता है सऊदी अरब, जब उसके यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी थे और मोहम्मद बिन सलमान जो MS भी हैं, जो सबसे ताकतवर इस समय सऊदी अरब के नेता युवा है, प्रिंस वहाँ के, उनकी पर्सनल विजिट पर जब उनके साथ बातचीत थी, उनके साथ डिनर था, उस वक्त हिंदुस्तान में ये घटना को अंजाम दिया। तो लिहाजा सऊदी अरब या मुस्लिम ममालिक उनके साथ नहीं हैं, लेकिन वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम एक चीज़ कल भी मैंने इतिहास के कुछ हिस्सों से आपको बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज का क्या अतीत था और वो किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज अपने पत्रकारों के साथ, अपने राजनेताओं के साथ मिलकर पाकिस्तान की जनता को एक जो
सूडो जिंगोइज्म है, जो एक जिंगोइज्म है, जो एक झूठ की ताकत का जो एक भ्रम है वो पैदा किए रहती है। उसका एक उदाहरण अयूब खान के साथ था, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह अयूब खान ने कहा था 1965 के वार में कि हम एक सुबह हमला करेंगे और दूसरी सुबह दिल्ली में बैठकर नाश्ता कर रहे होंगे। उनको दिल्ली में तो नाश्ता बहुत दूर की बात है, उनको पाकिस्तान में भी फिर नाश्ता मिलना बंद हो गया था और उसके बाद उनको गद्दी छोड़नी पड़ी थी, जो इस तरह की हार हुई थी। और भुट्टो को तो आप पहचानते ही हैं, भुट्टो के परिवार से। भुट्टो जो कह रहे थे कि हम लोग 1000 साल की जंग लड़ेंगे, और अभी उनके बेटे ने मतलब जो उनकी बेटी का बेटा बिलावल, जो एक राजवंश की तरह वहाँ सत्ता है, उसमें उसने कहा था कि हम खून बहाएंगे, उनका खून बहाएंगे अगर पानी रोका गया, जो भारत की तरफ इशारा शक्कर में ये बयान दे रहे थे। लेकिन वो अपने नाना की बिल्कुल कॉपी है। उनके नाना का जो एक स्टाइल था हर चीज़ को ड्रामाई अंदाज में करने का, जिसमें चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कह के पर्चे फाड़ लेना कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो हम इस तरह का कोई बात नहीं करना चाहते, या फिर भारत के खिलाफ 1000 साल तक घास फूस खाकर भी परमाणु बम बनाना और जंग लड़ने की बात थी। तो एक बात पर पाकिस्तानियों ने उनकी बात को, और या उसके बाद के नेताओं ने जो उनको श्रद्धांजलि दी है, मुझे लगता है भुट्टो को सही श्रद्धांजलि या उनकी बात मानी है कि वो अब घास फूस की रोटियां ही खा रहे हैं, क्योंकि आटा मिलना वहाँ बंद हो चुका। आटा नहीं है, पानी भारत रोक देगा तो वो देश एक ऐसे देश के तौर पर हो जाएगा जिसमें और कुछ तो होगा या नहीं होगा, लेकिन एक सच्चे मुजाहिद होने की बात होगी। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान में फजलुर रहमान और वे तमाम जो धार्मिक जो जमात के नेता और तमाम नेता वो एक रैली कर रहे हैं। उस रैली में आप सुनेंगे कि किस तरह से वो हिंदुस्तान को ये धमकियां देंगे कि हमारे पास हमारे लोग डरते नहीं हैं और हम इस्लाम की राह पर चलने वाले हैं और हमारे पास एटम बम है और उसको छोड़ देंगे और हमारे तमाम लोग 72 हुरों के लिए लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो जल्दी इस तरह की बात होगी। लेकिन एक चूँकि इस के अंत में हमको कई बार हम लोग ये बात करते हैं कि कश्मीर को लेकर जो लगातार है वो हमारी लीडरशिप की कमजोरियां लंबे समय तक रही, जिसको हम नेग्लेक्ट करते रहे। तो इतिहास पर भी थोड़ी थोड़ी बात मैं आपके साथ करता रहूँगा और आप उन पर बात भी कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, इतिहास क्यों है, क्योंकि कश्मीर की घटना पर बात हो रही है, कश्मीर पर बात हो रही है, तो उसमें एक कोट बहुत इंटरेस्टिंग था, इतिहास कोई दृष्टिहीन देवी नहीं है जो देख नहीं सकती है, और ना ही वो दूसरों की दृष्टिहीनता को माफ करता है। इतिहास उन लोगों को कभी माफ नहीं करता जो इतिहास को देखते नहीं हैं। पाकिस्तान पर तो ज़रूर हम लोग हमलावर हो रहे हैं, लेकिन अगर हमको कश्मीर के हालात को समझने में अभी भी गलतियां करनी हैं तो इसका खामियाजा इस सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, इससे पहले देश को भी भुगतना पड़ा। चूँकि मैंने कई बार कश्मीर को बहुत बार लंबे समय तक कवर किया और आतंकियों से लेके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेके तमाम लोगों के साथ मैंने बातचीत की, लंबे समय तक उनसे समझा, तो उसके आधार पर भी ये कहते हैं कि आप किसी भी भ्रम में नहीं रह सकते, किसी भी चीज़ में नहीं रह सकते। ये यकीनन ज़रूर है कि वो अभी एक बदला हुआ कश्मीर दिख रहा है, लेकिन इसी कश्मीर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। यहाँ तक कि एक अगर कोर्टों की बात मैं कर रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा था, उस वक्त मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब श्रीनगर हाई कोर्ट में एक बार महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसको लगाने का फैसला हुआ, ये माना गया कि उनके जन्मदिन पर यानी 2 अक्टूबर 1988 को जो श्रीनगर का नवनिर्मित हाई कोर्ट है उसमें उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये सुनते ही वहाँ के तमाम मुस्लिम अधिवक्ता खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान को यहाँ इसको हमारे श्रीनगर में ठोकने की बात है, ये 370 के खिलाफ है और ये, और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह कोई समारोह होगा तो हम उसको होने नहीं देंगे किसी कीमत पर। और बहुत सारे जिस तरह के रिटॉरिक इस्तेमाल किए जाते हैं, धार्मिक वो चीज़ें, वो सब की। और उस समय तक भारत के जो CJI थे RS पाठक, वो तय हो चुके थे कि वो जाएंगे और अनावरण करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने वो रोक दिया। जानते हैं आप इसका इनाम क्या हुआ? जो इसका विरोध कर रहा था शफी मोहम्मद, तो उसको जो है श्रीनगर, मोहम्मद शफी जो थे, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1989 में श्रीनगर जैसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने को कहा, तो लड़ने के लिए टिकट दिया गया और उसने लड़ा चुनाव।
जीता। अगर हम उसको देखें तो ये कश्मीर की लगातार उसका हिस्सा है जो मैंने आपको कहा था कि 1944 में जब एक पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन बनाई गई थी, चैप्टर बनाया गया था, और जिस आदमी ने वो बनाया था उसी ने बाद में घाटी में कांग्रेस की नींव रखी, कांग्रेस को मजबूती दी, और बाद में वो न केवल चुनाव जीता बल्कि हिंदुस्तान में केंद्रीय मंत्री भी रहा। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो उसके अलावा अगर हम लोग, तो ये हाई कोर्ट में ऐसा हुआ, लेकिन इससे भी एक बड़ी चीज जो मुझे लगता है कि आपको जाननी चाहिए कि किस तरह के लोगों को हिंदुस्तान ने वहां कश्मीर में, किस तरह से आपकी लीडरशिप ने आपके पैसों से वहां किस तरह के लोग रखे कि ताकि वो आराम से तायीद करते रहें कि ये जो सिस्टम है ये किस तरह से पाकिस्तान की मदद करता रहे। हिंदुस्तान, मैं अब एक शब्द आपको सुनाता हूं कि 1990 जून 1990 को एक समादेश याचिका है, उसके शब्द पढ़ता हूं कि लगभग 42 साल पहले भारत ने राज्य के आवाम की घोषित इच्छा के विरुद्ध जम्मू कश्मीर को चालाकी, धोखे और बल प्रयोग द्वारा अपने में मिला लिया। ये बयान आपको किसका लग रहा है? कौन दे सकता है इस तरह का बयान? चलिए इसको और आगे बढ़ा देता हूं। उन्होंने राज्य की आवाम ने दुर्व्यवहार सहा है और उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा से जंग आजादी को जारी रखा है। जैसे ही भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने कदम रखे वैसे ही इसने आजादी के लिए लड़ने वालों पर जोरदार धावा बोल दिया और राज्य में आतंक का राज कायम कर दिया। भारत सरकार ने अपने बल से पाकिस्तान को कमजोर करने तथा अपने रास्ते से हटाने और कश्मीर पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की अपनी योजना पर काम किया है। आपको क्या लगता है कि ये बयान किसका हो सकता है? आप कहेंगे कि पहली नज़र में पाकिस्तान के किसी नेता का बयान होगा, आतंकी का बयान होगा, या किसी अलगाववादी का बयान होगा कश्मीर घाटी के। जी नहीं, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुफ्ती बाहुद्दीन फारूकी साहब का है, जिन्होंने अपनी समादेश याचिका दायर करते हुए ये कहा था। तो आपने किस तरह के लोगों को वहाँ, लीडरशिप तो अलग बात है, आपने न्याय के लिए उनको रखा, इनने किस तरह के फैसले लिए होंगे इस पर कभी बात नहीं हुई, और किस तरह से वहाँ सिस्टम कोलैप्स कर गया था या साथ में था, किस तरह आतंकियों के साथ खड़ा होता था, इसका भी एक उदाहरण जो आपने कश्मीर फाइल में देखा होगा, उसी में एक रिपोर्ट हुई थी, उस पर उसकी जांच हुई थी। मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ देता हूं। आपको मालूम होगा कि वहां चार लोगों के 25 जनवरी के 7:30 बजे सुबह रावलपुरा में हुआ था, जहां 4 एयरफोर्स के जो अफसर्स थे उनकी दिन दहाड़े हत्या की गई थी। उस हत्या की जांच में कुरैशी जो राज्यपाल के सलाहकार थे, उनकी एक जांच रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। उस वक्त वहाँ जो है लेफ्टिनेंट जनरल जकी भी मौजूद थे, तो मैं उसका एक जिक्र कर देता हूँ। 25 जनवरी के 7:30 बजे सुबह रावलपुरा गोलीकांड, जिसमें आतंकवादियों के निशाने से स्क्वाड्रन लीडर R.K. खन्ना सहित वायुसेना के अन्य 3 अधिकारियों का हताहत होना तथा 10 लोगों का घायल होना, वहां के बिल्कुल बगल में स्थित जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की चौकी की ओर से ऑपरेशन के स्तर पर पूरी हौसले की कमी तथा असफलता की देन है। उन्होंने साफ कहा कि क्या स्पष्ट आतंकवादियों ने 2 से 3 स्वचालित हथियारों और एक SA पिस्तौल से 40 राउंड की फायरिंग की। आतंकवादी 2 होंडा मोटरसाइकिल और एक जिप्सी पर सवार होकर घटना स्थल तक आए थे। घटना को अंजाम देने के बाद वे सभी दाहिनी ओर चक्कर लगाकर मुड़े और बाईपास की ओर गायब हो गए। वहां स्थित जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की पक्के भवन में निर्मित चौकी में, जो पक्का भवन था, यानी जहां आसान नहीं था गोली चलना, उस पर टूटना, एक हेड कांस्टेबल, 7 अन्य कांस्टेबल थे। उन सभी के पास 50 राउंड की क्षमता तथा 8 राइफल के 303 303 के 3 राइफल्स थे। तो आप ये सोचिए कि उनके पास क्या थे। लेकिन ठीक जिस समय घटना घटित हुई, हेड कांस्टेबल सहित 5 अन्य कांस्टेबल ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो पाकिस्तान के साथ तो हम लड़ ही रहे हैं, हम ये भी ध्यान रखें कि बार बार मृग मरीचिका आपका पीछा करती है और वो हमेशा बेहद खूबसूरत होती है अगर आप अपने दिमाग को तय नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज रविवार का दिन था, मैं बहुत लंबी दूरी के बाद आपके पास आया था, तो जो आज सुबह से लेकर अब तक की घटनाएं उस पर मैंने चर्चा की, और जो आगे होगा उस पर भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। मेरा आप सभी लोगों से
एक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों से मेरी बातचीत हो सके, उनके साथ आपके सवाल लिए जा सकें। ये भी एक मुझे आपसे सजेशन चाहिए कि क्या हम लोग इसको प्रोग्राम पर लाइव कर सकते हैं, ताकि आपके अगर सवाल हैं तो मैं उनका उसी समय जवाब दे सकूं। और अगर आप दूसरी तरह से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस पर भेज सकते हैं, जिनको मैं अगले दिन के प्रोग्राम में शामिल करूंगा। आज के लिए इतना ही और आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।